नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और शुरुआत करें मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ। धारावी बस डिपो के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगने की खबर है। बड़ी और अहम खबर, मुंबई के धारावी में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, धारावी बस डिपो के पास ट्रक में भीषण आग लगने की खबर है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और आपको बता दें कि गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में यह आग लगी है। कितना खतरनाक हो सकता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, धुएं का गुबार वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। हालात क्या हैं ये हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, मगर ये जो तस्वीर है ये डराने वाली तस्वीर है। धारावी इलाके की तस्वीर है जहां पर सिलेंडर में आग लगी। ट्रक जो है वो सिलेंडर से भरा हुआ था। इसी दौरान कहा यह जा रहा है कि ये बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर में आग लगी। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिषेक, बताइए क्या जानकारी। और देखिए, धारावी डिपो के ठीक बाहर एक ट्रक में जिसमें सिलेंडर रखे हुए थे, उसमें अचानक आग लगने से काफी आग आसपास की जगह पर भी फैल गई। एक के साथ एक उसमें सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए। अब वो आग कैसे लगी, किसने लगाई, इस पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। और अभी जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि किसी के भी आहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई इंजरीज अभी तक रिपोर्ट की नहीं गई है। लेकिन दमकल की फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। लेकिन इस तरीके से एक जो सायन धारावी लिंक रोड के पास में धारावी डिपो है, वहां पर से ये खबर आ रही है कि ट्रक में तमाम सिलेंडर रखे गए थे और उसमें किस तरीके से एकदम से ब्लास्ट होता है, एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है, जिसके चलते पूरे आसपास के एरिया में आग लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि अभी तक किसी की भी इंजरी होने की खबर नहीं आई है और वहां पर आग बुझाने का काम जोरों से चल रहा है। क्या लग रहा है कि वो इलाका कैसा है, वो एरिया कैसा है जहां पर ये आग लगी है? अभिषेक, देखिए, धारावी तो एशिया का बड़ा झोपड़पट्टी माना जाता है और एक बाजत स्लम है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ही कम एरिया में ज्यादातर लोग रहते हैं। और ऐसे में डिपो के बाहर जिस तरीके से एक साथ इस ट्रक में पहली बात तो क्यों इस तरीके से सिलेंडर रखे गए थे और उसमें आग किसने लगाई, कैसे लगी, ये भी प्रश्न चिन्ह है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कि किसी को इंजरी नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा कि आसपास के जो एरिया है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, इतना समझ में आ रहा है। ऐसे में कोई घटना घटी है या नहीं, उस पर अभी ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड और प्रशासन वहाँ पर मौजूद है और तमाम कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन ये देखिए, आग बुझाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और अभिषेक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन राहत की बात यह है किसी तरीके का कोई नुकसान फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। जो सबसे ज्यादा राहत की बात है वो यही है। और आग पर काबू पाने की लगातार फिलहाल कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। वो उप मुख्यमंत्री पर कुणाल कामरा की टिप्पणी से नाराज हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। रविवार रात 8 बजे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हैबिटाट स्टूडियो पहुंचकर वहां तोड़फोड़ और हंगामा किया। मामला कुणाल कामरा के एक वीडियो से भड़का, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में टिप्पणी की गई थी। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत, जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी, आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। शिंदे गुट के नेता मूर्जी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ एमआईडी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करवाई। दूसरी तरफ खार पुलिस स्टेशन में शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन सबको जमानत भी मिल गई है। पुलिस ने उनके, हमारे जो 12 शिवसैनिक थे, उनके ऊपर
गुना दाखिल किया था। खार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ था और आज माननीय न्यायालय के सामने उनको, जो शिवसैनिक थे, उनको खड़ा कर दिया गया और पूरा बेलेबल केस उसमें था। इसलिए हमारे जो वकील है, वकीलों ने बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में कहा और न्यायाधीश महोदय ने उनको 15,000 के जो कैश जामीन है वो मंजूर कर दिया। वैसे कुणाल कामरा के स्टूडियो में बीएमसी अधिकारी भी पहुंचे, वहां उन्होंने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। मामले में जांच कर रही मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से संपर्क कर रही है। वहीं इस मामले में कुणाल द्वारा की गई टिप्पणी क्या कोई राजनीतिक साजिश थी या फिर एक चुटकुला, इस बारे की जानकारी के लिए अब कुणाल कामरा के सीडीआर और बैंक अकाउंट भी जांचने की तैयारी हो रही है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं मोटरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो टिप्पणी की, महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल उठा रहा है। उधर शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की है। अध्यक्ष महाराज, कुछ गलत तो बोला नहीं था, कारवाई केलीच जाईल। ये वो स्टूडियो है जहां शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने जमकर तोड़फोड़ की। महायुति के नेता इसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग कर प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि शिंदे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। उधर महाअघाड़ी के नेता कुणाल कामरा के साथ हैं। उनके मुताबिक कुणाल ने जो कहा सही कहा। वैसे भी ये मामला बोलने की आजादी का है, जिसकी इजाजत होनी चाहिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना, ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। बेशक इस मामले में भी अजित पवार गुट महायुति से कुछ अलग राय रखता है। कायदा, संविधान, नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला, मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात। शिवसेना शिंदे गुट इसे महाअघाड़ी की साजिश बता रहे हैं। सबूत के तौर पर उसके पास संजय राउत और कुणाल कामरा की साझा तस्वीर है, जबकि विपक्ष तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। राजनीतिक घमासान के बीच सरकार ने कुणाल कामरा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार को आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेने की नसीहत दी। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई संसद तक आई। महानगर पालिका ने आज नागपुर हिंसा के एक आरोपी फहीम खान का घर बुलडोजर से ढा दिया, जबकि दूसरे आरोपी अब्दुल हफीज के घर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। लेकिन दोपहर में उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने दोनों कार्रवाइयों पर रोक लगाई और महानगर पालिका से सवाल किया कि क्या ये लोग भारतीय नहीं लगते। क्या कुछ हुआ आज नागपुर में, देखिए रिपोर्ट। सोमवार सुबह नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में यह मकान 2.5 घंटे में धराशायी हो गया। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के इस घर को अवैध माना गया, क्योंकि महानगर पालिका का दावा है
लीज 5 वर्ष पहले ही खत्म हो चुकी है। आरोप है कि इस मकान का 86 वर्ग मीटर एरिया अनधिकृत रूप से बना हुआ है। वर्ष 2020 में इसकी लीज भी खत्म हो चुकी है, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया और बिना इजाजत लिए मकान का निर्माण कराया गया। 21 मार्च को प्रशासन ने नोटिस दिया था कि 24 घंटे में खुद से अतिक्रमण हटा लें, जिसके बाद सोमवार सुबह कार्रवाई की गई। उधर महाल इलाके में नागपुर हिंसा के एक और आरोपी अब्दुल हफीज के घर के कुछ हिस्से पर महानगर पालिका का हथौड़ा चला, लेकिन दोनों आरोपियों की याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। महानगर पालिका और राज्य सरकार को 15 अगस्त तक जवाब फाइल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नोटिस देने के बाद भी 15 दिन का समय आरोपी को देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इन्होंने तुरंत कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं और वैसे ही उनका जो जवाब है प्रतिवादी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो उसमें मांगा है और 15 अप्रैल तक उसमें उनको जवाब सादर करना है। तब तक पूरी कार्रवाई स्थगित की है। इस बीच नागपुर के सेशन कोर्ट ने फहीम खान की जमानत याचिका पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है। अब जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। बेल एप्लीकेशंस उसने कौन से ग्राउंड पे की, इसकी हमको अभी ऑफिशियली कॉपी नहीं मिली है। उनकी एप्लीकेशंस की कोर्ट ने आज उनके बेल एप्लीकेशन पे इशू नोटिस किया है। हमारे को जिस दिन नोटिस आएगा ऑफिशियली, उसके ऊपर हम उसके बाद हम कह पाएंगे कि उसने कौन से ग्राउंड पे बेल क्लेम किया है। औरंगजेब की कब्र के मसले पर नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और उन्हें हिंसा के लिए बढ़ावा देने का आरोप है। और आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में कर्नाटक आरक्षण मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। भारी हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी बाबा साहेब के संविधान को नहीं बदल सकता है। हम हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। Whatever they are quoting is wrong. सोमवार को बीजेपी ने संसद में यह आरोप लगाया कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है। इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly. उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। डीके शिव कुमार ने फौरन एक बयान जारी करके स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने संविधान बदलने की कोई बात नहीं कही है। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। नोटिस में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर राज्यसभा में पेश किया। डीके शिव कुमार जी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जैसा झूठ इरादतन और आदतन भाजपा बोल रही है। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कथित बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में संसद में ये विवाद जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से मेरे सहयोगी प्रशांत और कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। अब सांसदों को 1,24,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रतिमाह मिलते थे। बजट सत्र में सांसदों के वेतन का बजट बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 1 लाख रुपए महीने की जगह 1,24,000 रुपये महीने मिलेंगे। दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये की जगह 2,500 मिलेगा। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। 7 साल बाद 20-22 हज़ार रुपया बढ़ा है, 24 हज़ार रुपया बढ़ा है। तो अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, अच्छी बात है, बस उतना ही कहना है। नया वेतनमान 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। दरअसल हर 5 साल पर सांसदों के वेतन भत्तों की समीक्षा होनी है। इससे पहले यह काम 2018 में हुआ था। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।